हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं मदरसन सुमी के शेयर का एनालिसिस करूंगा और पूरी कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि इसमें आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए या फिर इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे हम जो नई वीडियो डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का डाउट होगा कि मदरसन सुमी काम क्या करता है। तो देखिए, मदरसन सुमी ऑटोमोटिव एंड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब उसका मेन काम तो ये है, एक तो वो केबल बनाता है, मतलब वायरिंग होती है ना, वायरिंग हार्नेस, उसको वो बनाता है। अब वायरिंग हार्नेस का मतलब क्या होता है? देखिए, जो तार होते हैं ना, तार जो कार मतलब जो अपनी ऑटो पार्ट्स के अंदर जो तार होते, वायर्स होते हैं ऑटो पार्ट्स के अंदर, उस वायर को ये मैन्युफैक्चर करता है। फिर उसके अलावा जो पैसेंजर कार्स होती है ना, उसके वहाँ पे आपने जो मिरर्स लगे होते हैं उसको भी मैन्युफैक्चर करने का काम मदरसन सुमी करता है। लेकिन इसकी मेन अच्छी बात यह है कि इसका कारोबार लगभग पूरे वर्ल्ड में है, ये सिर्फ इंडिया में ही ये काम नहीं करता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्या काम करता है? ये ऑटो पार्ट्स बनाता है। क्या काम करता है? ये ऑटो पार्ट बनाता है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र डाल देते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखोगे तो लगभग 44,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक तरीके से मिड कैप वाला ये स्टॉक है, तो एक अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये अगर हम इसके पी रेशियो की मैं बात करूं तो पी रेशियो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले खासा ज़्यादा है और ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर कंपनी की अर्निंग्स अगर आगे जाके बढ़ती है तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा, या तो इस स्टॉक के अंदर या तो इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट होनी चाहिए, तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा। कंपनी की बुक वैल्यू भी खासी कम है अगर उसके मार्केट प्राइस के मुकाबले बात की जाए तो 19.77 की इसकी बुक वैल्यू है, जबकि आप इसकी प्राइस टू बुक रेशियो को देखोगे तो वो लगभग 7 टाइम्स निकल कर आता है। तो 7 टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पी रेशियो भी ये दिखा रहा है और पीबी रेशियो भी यही दिखा रहा है कि ये शेयर जो है वो अभी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन का हो गया है, तो इसके अंदर एक थोड़ी सी गिरावट होनी चाहिए। अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो वो भी सिर्फ 1.83 है, तो इसीलिए ये शेयर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन जैसा नज़र आ रहा है। अगर कंपनी के डिविडेंड परसेंटेज की बात करें तो लगभग 1% की डिविडेंड यील्ड है। तो ये स्टॉक ना तो ज़्यादा डिविडेंड भी देता है, न ही इतना मूवमेंट भी रहता है स्टॉक में। तो आपको अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, हम इसका एक एट दी एंड कंक्लूजन निकालने वाले हैं। अगर मैं कंपनी के डिलीवरेबल्स की बात करूं तो 35% की डिलीवरी भी है। वैसे तो 50% की डिलीवरी अगर उठती है तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन 35% भी एक तरीके से रीजनेबली ओके है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज की और इसकी बात कर लेता हूँ। कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये अमाउंट ये जो है 63, इसके आगे 1000 करोड़ और अमाउंट जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में तो कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो पिछले 3 साल के मुकाबले खासी कम है इस साल 2020 में, इसीलिए शेयर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन जैसा हो गया। तो मेरे को लगता है कि कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा, कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो अगर अच्छी निकल कर आती है तो इस शेयर में एक आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और शेयर एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी आकर निकल सकता है। अब ये है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 61% की प्रमोटर होल्डिंग्स है, मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं उनके पास कंपनी की 61% की होल्डिंग्स पड़ी हुई है। और उसमें से अगर मैं प्लेज की बात करूं तो लगभग 6.5% के शेयर प्लेज किए हुए हैं।
तो प्लेज मतलब क्या होता है कि कंपनी के अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो कंपनी अपनी कंपनी के शेयर को क्या कहते हैं कि प्लेज कर देती है। प्लेज मतलब गिरवी रख देती है, तो उसके बदले कंपनी को कैश मिल जाता है और कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को फिर से सही से चला पाती है। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी 8% है। डीआईआई की होल्डिंग भी इसमें लगभग 13% है। और अगर मैं इसमें एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की होल्डिंग भी 15% है। तो इसकी जो होल्डिंग पैटर्न है इसका वो खासा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और इसमें 90% की होल्डिंग लगभग बड़े लोगों के पास है और सिर्फ 8% की होल्डिंग जो है वो आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतनी सी होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब इतनी होल्डिंग्स अगर बड़े लोगों के पास होती है तो वो एक अच्छा माना जाता है और ये इंडिकेशन होता है कि शेयर में आगे चल के और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपवर्ड साइड पे। अब ये कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन को एक्चुअल फिगर्स के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखिए कंपनी की टोटल इनकम जहां पे मैंने टॉप लाइन लिखा हुआ है वहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑल्दो 2019 के मुकाबले सिर्फ 24 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जरूर नजर आ रही है। लेकिन रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिट यहां पर 700 करोड़ गिरता हुआ नजर आया। तो यही एक दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि अगर कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं है लेकिन प्रॉफिट में दिक्कतें बनी हुई हैं। और इसका मेन कारण यहां पर जो मेरे को नजर आ रहा है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में लगभग 150 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर कंपनी के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक मेरे ख्याल से एक फैक्टर रह सकता है जिसके ख्याल से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर आया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन की बात करूं तो वो भी लगभग 30% कंपनी के नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है कंपनी को लेके और ये इसके लिए कंपनी को जल्द से जल्द सोचना चाहिए। अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसका मेन कारण यही है कि कंपनी का जो एट दी एंड नेट प्रॉफिट है वो हर साल गिर रहा है और अर्निंग पर शेयर निकलता ही नेट प्रॉफिट से है। तो इसीलिए कंपनी को इसमें भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये गिरेगा तो हर साल कंपनी के शेयर की रेटें भी गिरती हुई नजर आएंगी। अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी की बुक वैल्यू में भी पोजीशन हर साल वीक होती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की पिछले साल कंपनी की जो 2019 में कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 15 रुपये घटी, फिर इस बार भले ही 1 रुपये घटी है लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा खासा पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर भी एक वीकनेस नजर आ रही है। तो कंपनी के अंदर खासी चीज़ें वीक नजर आ रही हैं। अगर कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात की जाए तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज खासा अच्छा है। इसमें कोई भी दिक्कतें वाली बात नज़र नहीं आ रही है और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर साल एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। हाँ 1-2% का चेंज है, लेकिन इसको मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं बोलता हूँ। अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी थोड़ा सा गिरा जरूर है। तो इसमें भी कंपनी को थोड़ी दिक्कतें वाली बात जरूर नजर आ रही है और ये जिस तरीके से गिर रहा है तो अगर ये और गिरता है तो आने वाले 3 सालों में ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी हर साल एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का मेरे ख्याल से पिछले 3 साल से जो परफॉर्मेंस रह रहा है वो इतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी 2018 से 19 में 2% गिरा है और 19 के बाद 20 में भी 4% गिरता हुआ नजर आया है। तो ये भी एक पुअर बात है कंपनी के रिलेटेड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, मतलब कंपनी के ओनर्स का जितना पैसा है उसके ऊपर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उसके ऊपर कंपनी की जो कैपिटल है, जो इक्विटी है, वो हर साल बढ़ रही है। लेकिन जो कंपनी की जो एट दी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात बनी हुई है कंपनी के लिए।
अगर कंपनी के मैं आरओसी की बात करूं तो कंपनी का आरओसी भी हर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। और अगर कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स की मैं बात करूं तो देखिए कंपनी के एसेट्स के ऊपर भी रिटर्न नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर हर रिटर्न रेशियोज में ये इंडिकेशन है कि पिछले 3 सालों से कंपनी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। कंपनी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कंपनी क्यों पुअर परफॉर्म कर रही है। तो उसका रीजन मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया और आने वाली स्लाइड में भी एक रीजन और है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कंपनी का जो लिक्विडिटी रेशियो है वो पिछले 3 सालों से वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। हर साल 0.6 गिर रहा है। लेकिन अभी जिस सिचुएशन में इसका करंट रेशियो है वो एक ऐसा रेशियो है कि वो इस रेशियो पे कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज पे करने में कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन क्विक रेशियो यहाँ पर वापस ये दिखा रहा है कि कंपनी को पिछले 3 सालों से अपनी क्विक लाइबिलिटीज पे करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से क्विक लाइबिलिटीज को पे करने के लिए ही बाई चांस कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज किया है। अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं, ऑल्दो ये रीजनेबली ओके जरूर है, लेकिन यहां पर भी हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसी के चलते पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2018 के मुकाबले खासा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है। क्योंकि मैं अधिकतर यही बोलता हूं आपको कि कभी भी जिस कंपनी के अंदर उधारी ज्यादा होती जाती है तो वो कंपनी धीरे धीरे उसका नेट प्रॉफिट कम होता चला जाता है। भले कंपनी रेवेन्यू कितना भी कमा रही हो, लेकिन एट दी एंड जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है? एट दी एंड कंपनी की बॉटम लाइन, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रही है, कितना रिटर्न दे रही है, एट दी एंड वो मैटर करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कंपनी की हर साल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की घट रही है। और इसका कारण यही है कि कंपनी की उधारी ज्यादा हो रही है और कंपनी का ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो यहां पर कंपनी को सोचने की खास जरूरत है। और इसी के चलते कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज भी हर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी कंपनी को सोचने की खास जरूरत है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ये दिखा रहा है कि कंपनी अगर आगे चल के इतना ही प्रॉफिट कमाती है और डेट और कंपनी का ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो इसमें कंपनी के लिए दिक्कतें बन सकती है और कंपनी 3-4 सालों में लॉस में भी आ सकती है। अगर मैं कंपनी के सेल्स परसेंटेज की बात करूं तो कंपनी का सेल्स परसेंटेज भी पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल में गिरा है। तो ये भी एक नेगेटिविटी शो कर रहा है। तो ये शेयर में अगर आप देखोगे कि लगभग कंपनी के हर फंडामेंटल नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो ये तो 2019 के मुकाबले -14% हो गया है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी -14 मतलब कंपनी घाटे में आ गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी 2019 के मुकाबले इतना माइनस में चली गई है। इतना मतलब 14% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन कंपनी के नेट प्रॉफिट में हो गया है। इसका मतलब ये है। तो यहां पर भी नेगेटिविटी शो हो रही है। अब कंपनी के MSSL शेयर होल्डर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 38.27% पब्लिक एंड अदर, 33.43% शामिल, 25.34% HWS और 2.96% है सैगल फैमिली के पास। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी है बहुत बढ़िया। अगर इसको बोनस के बारे में अगर इस कंपनी की मैं बात की जाए तो ये कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती रहती है और अपने शेयर होल्डर्स का थोड़ा अच्छे से ध्यान भी रखती है। देखिए 2012 में इन्होंने 1:2 में बोनस निकाला था, फिर 13 में भी 1:2 में बोनस निकाला, 15 में बोनस निकाला। हर बार 1:2 में कंपनी ने बोनस निकाला है। और मतलब कंपनी ने 2012 से अगर बात की जाए 2012 से लेके 18 तक कंपनी ने 5 बार बोनस इश्यू कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी मतलब
ऑन टाइम टू टाइम बेसिस अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती रहती है और उनको एज अ गिफ्ट एक बोनस दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रख रही है, अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर वो बिल्कुल अच्छे से फोकस्ड है और उनको अच्छे रिटर्न्स मिले, इसलिए भी वो ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन अब बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए उधारी बढ़ती रहती है, क्योंकि अगर बाई चांस इक्विटी में पैसा नहीं मिल रहा हो तो उधारी लेनी पड़ती है। तो इसमें भी एक तरीके से कंपनी के नजरिए से ये गलत भी नहीं है। अब मैं मदरसन सुमी के बारे में बात करता हूं कि इस शेयर को आपको किस प्राइस पे खरीदना है। देखिए भाई साहब, आज ये शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली है और लगभग ये शेयर 7 रुपये 5 पैसे ये बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखोगे तो वो 263 है। तो वो तो तब था जब कंपनी का प्रॉफिट खासा अच्छा था और मतलब कंपनी बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाती थी। मतलब कंपनी का टोटल मुनाफा लगभग 2000 करोड़ के लगभग आता था। लेकिन अब कंपनी का मुनाफा लगभग उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 40% गिर चुका है। तो सीधी सी बात है कि कंपनी का शेयर भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसके ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑल टाइम हाई से ये आपको लगभग 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी 40% ही गिरा है। तो आगे चल के अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए मेरे को ये ऑटो पार्ट बनाता है, धंधा बढ़िया है, कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है, इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। देखिए अगर आगे चल के जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट पेमेंट है अगर उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट हो जाता है तो उसके चलते क्या होगा कि कंपनी के नेट प्रॉफिट एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो वापस उस शेयर को एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये शेयर आ जाएगा और ये आराम से इसके ऑल टाइम हाई को टच कर पाएगा। तो ये मदरसन सुमी को मैं अगर मानूं तो इसको 130 से पहले इसको बाय नहीं करना चाहिए। 130 एक बढ़िया प्राइस है इस शेयर को बाय करने के लिए। और उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर एक थोड़ा सा एक अच्छा रिटर्न जरूर दे सकता है। वैसे शेयर में बहुत सारी नेगेटिविटी शो हो रही है और वो इसीलिए शो हो रही है क्योंकि कंपनी का डेट हर साल बढ़ रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही है। लेकिन अगर आप इसके शेयर होल्डर पहले से हैं अगर आपने शेयर को 100 रुपये पे बाय कर रखा है तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 130 पे इसको बाय कीजिए। और अगर आप में से किसी ने भी शेयर को 200 रुपये में बाय कर रखा है तो ये एक सही टाइम है, आप अपने एवरेज कॉस्ट को सही कर दीजिए। मतलब आपने जितना पैसा लगा रखा है तो अपनी एवरेज प्राइस जितना मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से लिया है। तो मैं होप करता हूं कि आपको मदरसन सुमी सिस्टम्स के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी और कंपनी का भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। और प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिनको भी मदरसन सुमी के बारे में अच्छे से जानना है प्लीज़ आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।